तुम्हारे बिन हर पल हर खुशी है अधूरी, फिर तू सोच जरा रिएक्टेंट्स के लिए कैटलिस्ट कितना है जरूरी। जी हाँ, आज की हमारे इस मुलाकात में हम कैटलिस्ट और कैटलिस्ट के बारे में खूब सारी बातें जानेंगे। लास्ट सेशन में हमने यार कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी। आज के सेशन में हम जानेंगे हेट्रोजीनियस थ्योरी ऑफ कैटालिसिस को और एंजाइम कैटालिसिस को। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग यार बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही होगी। तो फिर जल्दी से हेडिंग डाल लो, हेट्रोजीनियस थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। बिना टाइम को वेस्ट किए हम यार पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टर्म 2 का सैंपल पेपर आ गया है। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि यार टर्म 2 होगा नहीं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। देखना सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर जाकर देखना क्या धमाका हुआ है, आपको पता लग जाएगा। देखिए, फिलहाल एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस आप हेडिंग डाल लो। मैं काफी सीरियस हो गया हूं और ज्यादा सीरियस हो गया हूं। टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है। ये मत सोचिए कि ऐसे ही फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। नहीं, जो सैंपल पेपर डाला है सब्जेक्टिव है, यानी एग्जाम होगा। जो बच्चे ये दावा कर रहे थे कि एग्जाम होगा नहीं, ऐसे ही पास हो जाएंगे, टर्म 1 के बिहाफ पर पास हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करिश्मा नहीं होने वाला है, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। अरे मजाक कर रहा हूं, एग्जाम होगा। फिलहाल तो इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यही है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए यही है। ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई की आप चेक करो, ठीक है, वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, ये जो मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी है, ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी के कॉम्बिनेशन से मिलती है। ओल्ड एड्जॉर्प्शन थ्योरी एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के कॉम्बिनेशन से मिलती है। मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एड्जॉर्प्शन थ्योरी एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इट इन्वॉल्व्स 5 स्टेप। इसके यार 5 स्टेप हैं, 5 मंत्र हैं इसके। पहला मंत्र कौन सा है? देखिए, पहला स्टेप ये है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को छोड़ा जाएगा। किस लिए? ताकि एड्जॉर्प्शन हो जाए। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है कि नहीं है? एड्जॉर्ब करवाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कैटलिस्ट के सरफेस पर छोड़ा जाएगा और कैटलिस्ट के सरफेस पर रेजिडुअल फोर्सेस मिल रही होंगी, अनबैलेंस्ड साइट्स मिल रही होंगी। यानी वहां जाकर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इंटरेक्शन बनाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो यार इंटरमीडिएट बन जाएगा और इंटरमीडिएट अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप गलती से इस सेशन में आ गए हैं, गलती कैसी भी हो सकती है, आप गलती से इस सेशन में आ गए हैं और आपको हेट्रोजीनियस वर्ड के बारे में नहीं पता है, तो यार आप डैश हैं, बहुत बड़े वाले आप डैश हैं। आपको पिछला लेक्चर देखना चाहिए। मजाक कर रहा हूं मैं यार। अगर आपको हेट्रोजीनियस वर्ड से ही दिक्कत हो रही है तो पिछला लेक्चर आप देखिए, तब जाकर सारी बातें आपको अंडरस्टैंड होंगी। और मुझे लगता है एड्जॉर्प्शन वाला लेक्चर देखना चाहिए आपको और पीछे जाना चाहिए। स्टार्टिंग से ही एक सीरीज में आपको सारे लेक्चर्स देखने चाहिए, ठीक है, तब आपको मेरी सारी बातें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। फिलहाल मैं यहां पर फोकस करूंगा कि यार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कैटलिस्ट के सरफेस पर छोड़ दिया और कैटलिस्ट का फेज और रिएक्टेंट्स का फेज अलग है। जैसे कैटलिस्ट अगर सॉलिड है तो रिएक्टेंट या तो गैस है या क्या है? लिक्विड है। इस सॉलिड से गैसियस फेज डिफरेंट है, लिक्विड फेज भी डिफरेंट है, मतलब फेज अलग होने की वजह से इसको बोल देंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जिसमें हमने पहले स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कैटलिस्ट के सरफेस पर छोड़ दिया है। पॉइंट नंबर 2, अब क्या होगा? ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यार कैटलिस्ट के सरफेस पर जो रेजिडुअल साइट्स होंगी, अनबैलेंस साइट होंगी, उनको क्या कर रहे होंगे? बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसी कोशिश में क्या हो जाएगा? बातों ही बातों में क्या हो जाएंगी? इंटरेक्शन हो जाएंगी, है ना। इंटरेक्शन बन पाएंगी किसके साथ? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन यार कैटलिस्ट के साथ बन पाएंगी, ठीक है। सरफेस पर जो अनबैलेंस साइट है वहां देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यार इंटरेक्शन बना रहे होंगे, तो इससे हो जाएगा एड्जॉर्प्शन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का ये जो एक्यूमुलेशन होगा कैटलिस्ट के सरफेस पर,
इसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो जाएंगे। कहानी क्लियर है? इसके बाद क्या होगा? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो जाएंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी जनरली चाहिए होती है कैटलिस्ट के प्रेजेंस के बिना, उससे यार अगर कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी तो रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगी। हाँ, रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगी। कैटलिस्ट ने कमाल कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर दिया। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो गए हैं, रूम टेम्परेचर पर अगर यार रिएक्शन संभव हो सकती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट बना देंगे, आपस में रिएक्ट हो रहे होंगे, नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। और यार जो नए बॉन्ड जिस मॉलिक्यूलर एंटिटी में मिल रहे होंगे उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं उसको? इंटरमीडिएट। तो पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। नए बॉन्ड जिस मॉलिक्यूलर एंटिटी में देखने को मिल रहे होंगे उसे इंटरमीडिएट बोल दिया जाएगा। तो कैटलिस्ट के सरफेस पर ही एनर्जी बैरियर को घटाया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया। किसने कम किया? कैटलिस्ट ने कम किया। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गए, इंटरमीडिएट बन गया। यानी इंटरमीडिएट कन्वर्ट होगा किसमें यार? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए, इंटरमीडिएट बनाइए, इंटरमीडिएट किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा? अगर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस पर मिल रहे हैं, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में तब्दील हो गए, अब यार प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का डिसॉर्प्शन होगा। तो लिखिए फिर, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, thereby making the surface available again for more reaction to occur। प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जाएंगे सरफेस से तभी जाकर तो यार नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएंगे ताकि और रिएक्शन हो पाए। क्या हुआ पहले देखिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कैटलिस्ट के सरफेस पर छोड़ा गया, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए। क्यों एडजॉर्ब हुए? क्योंकि यार कैटलिस्ट के सरफेस पर अनबैलेंस्ड रेजिड्यूअल साइट्स होंगी। सरफेस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी, इस एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, इन साइट्स को बैलेंस करने के लिए, इन फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनके साथ इंटरेक्शन बनाएंगे। और जो एनर्जी बैरियर होता है रिएक्शन होने के लिए, हो सकता है एनर्जी बैरियर कम हो जाए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाए। तो क्या होगा इससे यार रिएक्शन हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर उतनी एनर्जी मिल जाएगी कि एक्टिवेट होकर इंटरमीडिएट बना लें। और इंटरमीडिएट बना लेंगे तो यार फिर नए बॉन्ड बनेंगे, तो अल्टीमेटली इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस पर मिल रहे हैं, इनको यार अलग हो जाना चाहिए, इनका डिसॉर्प्शन हो जाना चाहिए ताकि नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आ पाए और रिएक्शन हो पाए। तो इस प्रकार से 4 के 4 पॉइंट आपको क्लियर है। पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 5 है डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस, ताकि यार और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आने में कोई दिक्कत ना हो। डिसॉर्प्शन तो हो गया, लेकिन जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस पर भटक रहे हैं ये तो फालतू हैं यार, इनको तो यहां से पतली गली से निकल जाना चाहिए ताकि यार और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का काम बन पाए। जैसे एक लाइन में लगे होते हैं हम लोग, एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने हैं, तो क्या पैसे निकलवाने के बाद भी हम वहीं देखते रहते हैं और लोग कैसे पैसे निकालेंगे, है ना, कितने पैसे निकालेंगे? ऐसा करते हैं क्या हम लोग? अपना काम हुआ, हम पतली गली से निकल गए और लोग आएंगे, है ना, वो यूज करेंगे एटीएम मशीन को। हमें क्या करना है? वहां पर जॉब थोड़ी करनी है हमें, उस मशीन की सुरक्षा थोड़ी करनी है हमें तो यार निकल जाना चाहिए वहां से। हम वहां क्यों रुकेंगे? आप ऐसा करते हैं, मैं तो ऐसा नहीं करता यार, अपना काम होते ही मैं तो निकल जाता हूं। तो ऐसे ही जैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के अंदर तब्दील हो जाएंगे तो यार ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर निकल जाएंगे ताकि और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आ पाए। अगर सरफेस ऑक्यूपाइड रहेगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। कहानी क्लियर है कि नहीं है? अगर यार आपको ये कहानी क्लियर है तो आगे चलते हैं, इसको हम डायग्राम से इस प्रकार से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये देखना, फ्री वैलेंसीज हैं, ये देखिए फ्री वैलेंसीज हैं, अनबैलेंस्ड और रेजिड्यूअल साइड्स हैं। यहां देखिए इंटरेक्शन बनाएंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहां इंटरेक्शन बनाएंगे।
सरफेस पर मिलती हैं अनबैलेंस साइट और रेजिड्यूअल साइट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनके साथ इंटरेक्शन बनाएंगे, ये इंटरेक्शन बनाई, ये एडजॉर्ब हो गए, पहले इनको सरफेस पर छोड़ा गया, इन्होंने इंटरेक्शन बनाई, ये एडजॉर्ब हो गए, उसके बाद ये आपस में इंटरेक्शन बनाएंगे। अभी तो सरफेस के साथ इंटरेक्शन बनाई है, अभी आपस में इंटरेक्शन बनाएंगे। यहां क्या बनेगा, यहां इंटरमीडिएट बनेगा और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में तब्दील होगा और ये प्रोडक्ट होगा AB। इसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट बन गया, ये भी बन गया, इस AB को अलग हो जाना चाहिए। हाँ, इस AB को अलग हो जाना चाहिए। इस प्रकार से यार ये देखना, ये डिसॉल्व हो जाएगा और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को अब कैटलिस्ट के सरफेस पर नहीं भटकना चाहिए, ताकि और A एंड B मॉलिक्यूल्स यहां पर आ पाए और रिएक्शन करवा पाए अपनी, है ना, उनकी रिएक्शन हो पाए। तो इसलिए अब जो AB मॉलिक्यूल बने, जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बने हैं, इनको यार सरफेस छोड़कर दूर चले जाना चाहिए, ताकि दूसरे मॉलिक्यूल्स की भलाई हो जाएगी। तो डिसॉर्प्शन के बाद क्या होगा, डिसॉर्प्शन के बाद इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी कैटलिस्ट के सरफेस से कहीं दूर, ताकि और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आ पाए और सेम कार्यक्रम से यार प्रोडक्ट बना पाए। कितने स्टेप है, 5 स्टेप। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को छोड़ा गया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन हुआ कैटलिस्ट के सरफेस पर। पॉइंट नंबर 2 एडजॉर्प्शन हुआ, रिवाइज करते, पॉइंट नंबर 2 एडजॉर्प्शन हुआ। पॉइंट नंबर 3 केमिकल रिएक्शन हुई, इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में तब्दील हुआ। पॉइंट नंबर 4 प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन हुआ। पॉइंट नंबर 5 जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बने हैं वो यार सरफेस से दूर हो जाएं, किसी पतली गली से निकल जाएं, ताकि और रिएक्टेड मॉलिक्यूल आ पाए और उनकी रिएक्शन यार बिंदास हो पाए। तो इस प्रकार से हमने हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लिया है। तो आगे चलते हैं। आगे हमें यार 2 बेहद इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानना है, जो कि छोटे क्वेश्चंस की फॉर्म में यार काफी बार एग्जाम में आ चुकी है। 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस के अंदर यार ये टर्म्स काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। एक्टिविटी का मतलब देखिए क्या है, व्हाट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन। कौन सा कैटलिस्ट यार ज्यादा एक्टिव है, जो यार इफेक्टिवली अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि एडजॉर्प्शन हो जाए, ताकि मॉलिक्यूल ज्यादा एक्सटेंड में एक्टिवेट हो पाए। मुझे लगता है वह कैटलिस्ट यार ज्यादा एक्टिव है जिसके सरफेस पर एडजॉर्प्शन ज्यादा हो पाए, केमिजॉर्प्शन ज्यादा हो पाए। जैसे कि H2O2 रूम टेम्परेचर पर आपस में रिएक्ट नहीं होंगे, लेकिन प्लेटिनम यूज करने पर लोअर टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगी, H2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्लेटिनम ने क्या किया, प्लेटिनम यार एक्टिव है, ये एक्टिवली अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहा होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे, रिएक्शन हो जाएगी। इससे आप कैटलिस्ट की एक्टिविटी बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। इसमें कोई डाउट। अब बात कर रहे होंगे सिलेक्टिविटी की। सिलेक्टिविटी का मतलब कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं, जैसे आप किसी मॉल में जाएंगे तो आपके पास 10, 12, 15 टी शर्ट्स के ऑप्शन है, तो आप चूज करेंगे नहीं आज ये वाली अच्छी मेरे ऊपर लग रही होगी, इस इवेंट में मुझे जाना है तो ये वाली टी शर्ट मुझे ज्यादा सूट करेगी, ठीक है ना। ऐसा आप सोचते हैं ना, ऐसा माइंडसेट आपका होता है। वैसे ही कैटलिस्ट का भी माइंडसेट होता है कि एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट यार एक पर्टिकुलर टाइप का ही डिजायर्ड प्रोडक्ट बना रहा होगा, ये कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी हो जाएगी। कैटलिस्ट भी प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकता है। मतलब ये कैसी बात है, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का क्या मतलब है। द सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू यील्ड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल सही सुना है, रिएक्शन को ये डायरेक्शन देता है ताकि यही वाला प्रोडक्ट बने। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अगर रिएक्ट हो और कैटलिस्ट अगर आप निकल यूज करते हैं, तो ऐसे केस में यार क्या बनता है, CH4 बनता है। ऐसे केस में हाइड्रोकार्बन CH4 बनता है। लेकिन अगर यहां पर कैटलिस्ट निकल नहीं कॉपर यूज करते हैं, फेमस एग्जांपल है, याद कर लेंगे, कॉपर यूज करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। अरे ऐसा क्या, हाँ ऐसा ही, गजब हो गया ये तो। जी एडवांस्ड में आ चुका है क्वेश्चन। सिलेक्टिविटी से रिलेटेड, क्या कैटलिस्ट रिएक्शन को डायरेक्ट करता है?
ऐसी कोई स्टेटमेंट आई थी? हाँ, डायरेक्ट करता है। इसको तो यार कैटलिस्ट की क्या बोलते हैं, सिलेक्टिविटी बोलते हैं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ ऐसी रिएक्शन भी शो कर सकती है ZNO Cr2O3 यूज करने पर मिथाइल अल्कोहल बनती है। अरे गजब हो गया, ये तो मिथेनॉल की कमर्शियल प्रिपरेशन भी है। लार्ज स्केल में मिथेनॉल बनानी है, इंडस्ट्री में मिथेनॉल चाहिए, काफी ज्यादा अमाउंट में मिथेनॉल चाहिए, तो इस केस में यार इसी प्रोसेस से हमें मिथेनॉल मिलती है। तो ये देख लो, ये कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी है। कैटलिस्ट ने क्या कमाल किया है, अलग अलग टाइप का कैटलिस्ट यूज करने से देखना अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बन पाया है। इसने रिएक्शन को डायरेक्ट कर दिया है। कहानी क्लियर है कि नहीं है? अगर ये कहानी आपको क्लियर है तो आगे चलते हैं। आपने यार आज के सेशन में एड्सॉर्प्शन थ्योरी को जान लिया है, एक्टिविटी सिलेक्टिविटी को जान लिया है, इतना सब कुछ जान लिया है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। एंजाइम कैटालिसिस के साथ यार हम डील कर रहे होंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, एंजाइम कैटलिस्ट यार होमोजेनियस भी हो सकते हैं, होमोजेनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। नॉर्मली किस टाइप के होंगे? नॉर्मली यार ये होमोजेनियस टाइप के होंगे। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि नॉर्मली ये हेट्रोजीनियस टाइप के होंगे या होमोजेनियस टाइप के होंगे। आपको बता दूं ये होंगे यार होमोजेनियस टाइप के। अब देखिए, ध्यान से देख लो, यहां पर एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। भारी भरकम बड़े बड़े कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस मतलब नाइट्रोजन है, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक, कार्बन हाइड्रोजन भी होगा और नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं। लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स इनको यार प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मोलिकुलर मास। इनका मोलिकुलर मास तो ज्यादा होगा ही, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई मोलिकुलर मास मिलता है। एंड दे फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर। पानी में ये कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। भारी भरकम मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली। पानी के अंदर क्या बनाते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। मामला क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम कैटलिस्ट हमारे सिलेबस में करेंगे इसकी बात। फिलहाल ये जान लो, ये होमोजेनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। जनरली इनकी बात करेंगे होमोजेनियस की फॉर्म में। और यार ये हैं क्या? ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स क्या करते हैं? इनको यार प्रोड्यूस करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर यार इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है तो इंपॉर्टेंट एंजाइम कैटलिस्ट कौन कौन से हमें याद रखने हैं। क्या रोल है एंजाइम कैटलिस्ट का? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के दौरान भी एंजाइम कैटलिस्ट यूज होता है, जैसे कि C12H22O11। ये है शुगर केन। क्या है ये? शुगर केन है। पानी डालेंगे और ये वाला सुटेबल एंजाइम कैटलिस्ट यूज करेंगे। कौन से वाला? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज यूज करेंगे, इन्वर्टेज यूज करेंगे। इन्वर्टेज अगर हम यूज करते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। अगर ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करनी हो तो इसके लिए जाइमेज यूज होगा। सुटेबल एंजाइम कैटलिस्ट जो यूज होगा ये क्या है? दैट इज जाइमेज। जाइमेज यूज होगा। ये देख लो, C6H12O6 ये ग्लूकोज है और यार ये कन्वर्ट हो रही है इथाइल अल्कोहल में, C2H5OH प्लस CO2। हाँ, CO2 गैसीवोल होगी। पानी भी होगा इस मिक्सचर में, बिल्कुल पानी भी होगा। यूज क्या करना होगा? जाइमेज यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा इस केस में यार? इस केस में हम जाइमेज यूज कर रहे होंगे। एक्वा सॉल्यूशन होगा, पानी भी होगा। मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मत कीजिए। इसके बाद देखिए, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। इस केस में हमारे पास डायस्टेज होगा।
स्टार्च का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? अरे जानते हैं स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5N, ये स्टार्च है। स्टार्च जब माल्टोज के अंदर कन्वर्ट होगा तो इसके लिए डायस्टेज यूज होगा। स्टार्च में पानी डालेंगे और डायस्टेज यूज करेंगे तो क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। माल्टोज क्या है? C12H22O11, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। ये माल्टोज है, डाइसेक्राइड है माल्टोज, ठीक है ना। दो डी ग्लूकोज यूनिट जब कंबाइन होती हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, तब माल्टोज बनता है। याद आया आपको? अगर माल्टोज में अगर आप पानी डालोगे तो क्या होगा आगे? माल्टोज में पानी डालेंगे तो ग्लूकोज मिल जाएंगे, और क्या होगा आगे देखिए। फिलहाल स्टार्च में हमने पानी डाला, स्टार्च में काफी सारे डी ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं, इसमें हमने यार पानी डाला तो क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस हुई और इससे यार डाइसेक्राइड माल्टोज मिल गया। और यहां पर यूज होने वाला एंजाइम कैटलिस्ट क्या है? याद कर लो, डायस्टेज है। अब फर्दर माल्टोज में पानी डालेंगे C12H22O11, माल्टोज में डालेंगे पानी, एंजाइम कैटलिस्ट माल्टेज होगा। याद रख लो, माल्टेज होगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 बन रहा होगा। माल्टोज में डाला पानी, माल्टेज एंजाइम कैटलिस्ट यूज हुआ और इससे बन पाया ग्लूकोज। कहानी क्लियर है कि नहीं है? इससे पहले देख लो, इससे पहले शुगर केन में पानी डाला तो इक्विमोलर मिक्सचर ग्लूकोज फ्रक्टोज का बना। यहां पर एंजाइम कैटलिस्ट इन्वर्टेज यूज हुआ। आगे देखिए, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ इथाइल अल्कोहल में, CO2 गैस इवोल्व हुई, पानी प्रेजेंट होगा ही, जाइमेज एंजाइम कैटलिस्ट यहां पर यूज हुआ है। याद हो गया? इसके बाद देखिए, स्टार्च में पानी डाला, डायस्टेज यूज किया, माल्टोज बना। मामला क्लियर है? माल्टोज में पानी डालेंगे और यहां पर यार क्या यूज होगा? माल्टेज यूज होगा, तो क्या बन रहा होगा? ग्लूकोज बन रहा होगा। ये याद हो गया? आगे देखिए, आगे हम यूरिया में पानी डालेंगे। यूरिया क्या है? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया है। यूरिया में पानी डालेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देख लो, NH3 गैस इवोल्व होगी, NH3 गैस इवोल्व होगी और CO2 गैस इवोल्व होगी। यूरिया में पानी डालेंगे, NH3 गैस इवोल्व होगी और यार CO2 गैस इवोल्व हो रही होगी, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और इस केस में यार यूज होने वाला एंजाइम कैटलिस्ट कौन सा है? ये देख लो, यूरिएज यूज होगा। क्या यूज होगा? यूरिएज यूज होगा। इस केस में यूरिया कन्वर्ट होता है अमोनिया और CO2 में। ये यूरिया है, ये कन्वर्ट हुआ अमोनिया में और CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। यहां जो एंजाइम कैटलिस्ट यूज हुआ है दैट इज यूरिएज। आगे देखिए, स्टमक में जो पेप्सिन एंजाइम है, कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम है, यार प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहा होगा। अगर आप प्रोटीन्स का कन्वर्जन पेप्टाइड में करना चाहते हैं तो ऐसे केस में यार यहां यूज्ड एंजाइम कैटलिस्ट होगा पेप्सिन। क्या होगा? पेप्सिन। इसे याद रखो, प्रोटीन पेप्टाइड में कैसे कन्वर्ट होंगे, इसके लिए पेप्सिन यूज होगा। एंजाइम कैटलिस्ट स्टमक में जो मिलता है दैट इज पेप्सिन। कहानी क्लियर है? आगे देखिए, मिल्क को कर्ड में तब्दील करने के लिए, दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिली यूज होगा। लैक्टोबैसिली यूज होगा, लैक्टोबैसिली। ये एंजाइम कैटलिस्ट यूज होगा, इससे यार दूध से दही बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम कैटलिस्ट यार एक साथ याद कर लो। जैसे इन्वर्टेज यूज होता है, इन्वर्टेज का इस्तेमाल होता है सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए। और ये कहां मिलता है? यीस्ट में मिलता है ये, ठीक है ना, यीस्ट में मिलता है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा जाइमेज का इस्तेमाल होता है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है।
इसके लिए जाइमेज यूज होगा, ये भी यीस्ट में मिलता है, याद हो गया। आगे देखिए डायस्टेज का इस्तेमाल होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए। स्टार्च का फॉर्मूला आप जानते हैं, माल्टोज का फॉर्मूला आप जानते हैं, और ये कहां मिलता है, माल्ट में मिलता है, ठीक है, ये भी याद हो गया। आगे देखना, माल्टोज को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्लूकोज में, तो इसके लिए माल्टेज यूज होता है, ये भी यीस्ट में मिलता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या यूज होगा, माल्टोज को अगर यार ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो माल्टेज यूज होगा। यूरिएज कहां यूज होगा, पहली बात यूरिएज मिलता है सोयाबीन में, ये यूज होता है यूरिया को अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। यूरिया से रिलेटेड है यूरिएज, याद करना बेहद आसान है। पेप्सिन स्टमक में मिलता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। कौन, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है पेप्सिन। पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है पेप्सिन। आई होप आपने सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम कैटलिस्ट को याद कर लिया होगा। अगर यार आपने इतना सब कुछ जान लिया है तो एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में कुछ और बातें जानने के लिए रेडी हो जाएं। एंजाइम कैटलिस्ट की कुछ खूबियां मैं आपको बताने वाला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में हम बात कर रहे होंगे। देखिए पहली खूबी तो यह है, दीज आर मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट हाईली एफिशिएंट। 1 molecule of enzyme may transform 1 million molecules of reactant per minute। 1 मिनट में लगभग 1 मिलियन मोलिक्यूल्स को एक एंजाइम कैटलिस्ट कन्वर्ट करने में कामयाब हो पाता है। किसमें कन्वर्ट करने में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में कामयाब हो पाता है एक एंजाइम कैटलिस्ट। तो यार ये हुआ हाईली एफिशिएंट, ठीक है, काफी कामयाब हुआ, ये कारगर हुआ। आगे देखिए, दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इस कन्वर्जन के लिए ये वाला एंजाइम कैटलिस्ट यूज होगा, दूसरे कन्वर्जन के लिए दूसरा एंजाइम कैटलिस्ट यूज होगा। ये आप देख भी चुके हैं इस मायावी टेबल में, देख लो अलग अलग टाइप के एंजाइम कैटलिस्ट यूज हुए हैं अलग अलग काम के लिए, अलग अलग रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए अलग अलग एंजाइम कैटलिस्ट यूज हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। कहानी क्लियर है? इनका यार ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, दीज आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना याद कर लो। इस टेम्परेचर रेंज में एंजाइम कैटलिस्ट यार ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे, इसी टेम्परेचर रेंज में ज्यादा एक्टिव होंगे। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, देख लो इनकी यार ऑप्टिमम पीएच 5 to 7 है, इसी पीएच रेंज में ज्यादा एक्टिव एंजाइम कैटलिस्ट मिलते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर कोएंजाइम्स। जी हां, कुछ और एंजाइम्स की मदद से इनकी एक्टिविटी बढ़ सकती है, या फिर कुछ ऐसे स्पीसीज हो जो एक्टिवेटर हो, इनकी एक्टिविटी को जो बढ़ा दें, ऐसे केस में इनकी एक्टिविटी यार इन्फ्लुएंस्ड होगी और एक्टिविटी इंक्रीज कर रही होगी। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इनहिबिटर्स एंड पॉइजंस। जी हां, इनहिबिटर्स एंड पॉइजंस कैन डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो एंजाइम कैटलिस्ट की एक्टिव साइट में खुद जाकर बैठ जाएंगे। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उन एक्टिव साइट के साथ इंटरेक्शन करे उससे पहले कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो खुद इंटरेक्शन कर लेते हैं ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यार अच्छे से इंटरेक्शन ना कर पाए। तो ऐसे केस में एंजाइम कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उस रिएक्टेंट के लिए क्या हो गई, पॉइजन और इनहिबिटर के आने से कम हो गई। कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो इस प्रकार से ये सारी खास बातें आपने यार एंजाइम के बारे में जान ली है। ये सारी कहानी जानने के बाद यार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ डील कर रहे होंगे। ये पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने है, जेईई मेंस में आ चुका है। यहां से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। ओसवाल्ड प्रोसेस में प्लेटिनम यूज होता है, अमोनिया प्लस O2 गिव्स अस NO प्लस H2। ये गैस है, ये गैस है, और यहां देखना NO गैस बनती है, H2 वेपर फॉर्म में है, प्लेटिनम यूज होता है। गैस और सॉलिड ये डिफरेंट फेज है, मतलब ये तो यार हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। कंबशन ऑफ कोल देख लो, C प्लस O2 गिव्स अस CO2,
ये रिएक्शन होगी। यहां कोई कैटलिस्ट तो यूज होगा नहीं, तो ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल नहीं है, ये इसका आंसर होगा। अरे कैटलिस्ट नहीं होगा इस केस में, हाँ कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है कंबशन ऑफ कोल के लिए, तो ऐसे केस में यार ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में H2 गैस हम ऐड करेंगे निकल की प्रेजेंस में, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये दोनों गैस है, निकल सॉलिड यूज हुआ है। देखना कैटलिस्ट का जो फेज है ये अलग है और एल्केन बनता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन गैस ऐड होगी, इस प्रकार से देखना ये बनता है। सॉलिड और गैस का फेज तो अलग हुआ, तो यार ये तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल हुआ। आगे देखिए, हेबर्स प्रोसेस N2 प्लस H2 गिव्स अस अमोनिया, ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है, और आयरन कैटलिस्ट यूज होता है, ये सॉलिड है। यहां भी देखना फेज अलग है, ये भी हेट्रोजीनियस है। तो कौन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल नहीं है जहां कैटलिस्ट यूज हुआ ही नहीं, कंबशन ऑफ कोल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। हाँ ऐसा खिलवाड़ भी आपकी फीलिंग के साथ किया जा सकता है, तो बचकर रहना रे बाबा, बचकर रहना रे बाबा। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंजाइम्स, इंजाइम्स के बारे में खूब सारी बातें हमने की। इंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉट बी पॉइजन, गलत बात है, पॉइजन किया जा सकता है, इंजाइम की एक्टिविटी को घटाया जा सकता है, ये गलत बात है। इंजाइम्स आर नॉर्मली हेट्रोजीनियस, नहीं होमोजीनियस भी हो सकते हैं, ये भी गलत बात है। इंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉर्मली फंक्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर, नहीं 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 नहीं, याद है आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज 298 टू 310 केल्विन है, ये टेम्परेचर रेंज है। यहां तो भैया 1000 केल्विन तो बहुत ज्यादा है, ये गलत बात है। चले आगे, आगे देखिए, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट पोजेस वेल डिफाइंड एक्टिव साइट। जी हाँ, एंजाइम जो होंगे यार स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे और उनकी जो एक्टिव साइट्स होंगी ये वेल डिफाइंड होंगी, ये इसका आंसर होगा। डी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चले आगे, फिर याद रखेंगे स्टेटमेंट को, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इनकी एक्टिव साइट्स जो होंगी वेल डिफाइंड होंगी। चले आगे, आगे देखिए, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन और देख लो। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। यहां देखिए कैटलिस्ट है और यहां प्रोसेस है। काफी सारे स्टूडेंट इन प्रोसेसेस को देखकर यार डर गए होंगे, घबरा गए होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। ये TiCl4 हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए यूज होता है। मैं चाहता तो इसको पहले भी याद करवा सकता था, ये वैसे पॉलीमर के लास्ट लेक्चर में आएगा, याद हो जाएगा आपको। लास्ट लेक्चर आपको संडे को मिल रहा होगा, ठीक है ना, पॉलीमर का लास्ट लेक्चर संडे को मिल रहा होगा और केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स भी आपको संडे को मिल रहे होंगे। हो सकता है एक से ज्यादा लेक्चर्स मिल जाए आपको संडे को, क्योंकि संडे को हमारी नॉर्मल क्लासेस तो होंगी नहीं। तो देखिए TiCl4 को हम पॉलीमर के लास्ट लेक्चर में देखेंगे। TiCl4 है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये इससे मैच होगा। PdCl2 को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां देखेंगे। ये वेकर प्रोसेस में यूज होगा। फिलहाल इनको याद कर लो। कई बच्चे कहेंगे कोई और आ गया, तो नहीं आएगा कोई और, इनको याद कर लो और कुछ और गिने चुने इंपोर्टेंट कैटलिस्ट मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। मतलब इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये याद कर लो। ये वेकर प्रोसेस में यूज होता है। CuCl2 ये P ब्लॉक में था, P ब्लॉक में था। ये मैच होगा डीकन्स प्रोसेस से। डीकन्स प्रोसेस होती है HCl को Cl2 में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, ठीक है। Cl2 प्लस H2 बनता है। HCl को Cl2 में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है डीकन्स प्रोसेस। V2O5 कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यूज होता है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस क्या है, ये दोनों P ब्लॉक में आप देख चुके हो, NCERT बुक में भी दिए हैं, ठीक है। SO2 प्लस O2 V2O5 कैटलिस्ट यूज होगा तो SO3 बनेगा।
ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस का एक स्टेप है। वैसे तो ओवरऑल प्रोसेस में तो यार H2SO4 बन रहा होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 के लिए ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस होती है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस किसके लिए होती है? H2SO4 के लिए। डीकन्स प्रोसेस किसके लिए होती है? डीकन्स प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ Cl2 के लिए होती है। Cl2 बनाने के लिए डीकन्स प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए करेक्ट मैचिंग क्या हुई। A 2 के साथ मैच हुआ, B मैच हुआ 1 के साथ, A 2 के साथ B 1 के साथ। एक ही तो ऑप्शन है सर। सबके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी आप इसका आंसर कर सकते थे। एक दो के बारे में, मतलब इन दो के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है तो मुझे लगता है आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। A 2 के साथ मैच हुआ, B 1 के साथ मैच हुआ, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और सभी को याद कर लो कौन सा कैटलिस्ट कौन सी प्रोसेस में यूज होता है, और यही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं। फिर से यही आएंगे एग्जाम में। इनके अलावा कुछ 1 2 3 4 कुछ गिने चुने और भी इंपॉर्टेंट है, बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट है उनको भी बता दूंगा, और इनको एक बार फिर से भी मैं आपको दिखा दूंगा। भैया इन सबको साथ मिलकर याद कर लो, ठीक है। एग्जाम में आएंगे तो ये 10-12 इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट ही आएंगे, इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये देख लो यार, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Which one of the following statement is not correct? देख लो, the value of equilibrium constant is changed in presence of catalyst। गलत बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो कैटलिस्ट के नेचर पर डिपेंड करती नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है जो कि कैटलिस्ट से अनअफेक्टेड रहता है। कैटलिस्ट जिस एक्सटेंट में के फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उसी एक्सटेंट में के बैकवर्ड को भी बढ़ा देगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड स्टेप बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड स्टेप। फॉरवर्ड को बढ़ाएगा तो बैकवर्ड स्टेप के रेट कांस्टेंट को भी बढ़ाएगा, फॉरवर्ड स्टेप के रेट कांस्टेंट को घटाएगा तो बैकवर्ड स्टेप के रेट कांस्टेंट को कैटलिस्ट घटाएगा। जो रेशियो है ये कांस्टेंट मिल रहा होगा। कैटलिस्ट यूज करते हैं नहीं करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सेहत पर, और यहां बोला गया है कि फर्क पड़ता है। ये स्टेटमेंट गलत है, गलत स्टेटमेंट ही पूछी गई है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है? एंजाइम कैटलिस्ट मेनली परफॉर्म बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। एंजाइम कैटलाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना यार। हाँ बात बिल्कुल सही है, ये बायोलॉजिकल फंक्शन प्ले करते हैं एंजाइम कैटलिस्ट, और ये बात बिल्कुल करेक्ट है। कोएंजाइम्स इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। हाँ कुछ ऐसे स्पीसीज भी होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, विचार कोएंजाइम्स, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन। हाँ कैटलिस्ट तो यार एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, रिएक्शन इनिशिएट नहीं करता है। कैटलिस्ट रिएक्शन तो यार अपने आप इनिशिएट होगी, हम बस कंडीशन सुटेबल होने चाहिए, रिएक्शन तो अपने आप इनिशिएट होगी। कैटलिस्ट का रोल रिएक्शन को इनिशिएट करने में नहीं है। कहानी क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो यही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है। ये तो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या रहता है, सेम ही रहता है। कैटलिस्ट यूज करो या ना यूज करो आपकी मर्जी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो वही रहेगी। इसका मतलब यार ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, नीट का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने। Which one of the following statement is incorrect about enzyme catalysis? एंजाइम कैटालिसिस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी? जल्दी से देख लो। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनियस इन नेचर। हाँ प्रोटीन मोलिक्यूल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंजाइम एक्शन इज स्पेसिफिक। हाँ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड बाय अल्ट्रावोलेट रेज एट हाई टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाई एनर्जी रेडिएशन होगी, तो ऐसे केस में यार एंजाइम अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसे केस में बोल देंगे डीनेचर्ड एंजाइम। ऐसे एंजाइम्स को जो अपना नेचर छोड़ दें डीनेचर्ड बोलेंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। एंजाइम्स आर लीस्ट रिएक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। नहीं,
हाईली एक्टिव होंगे, हाईली एक्टिव होंगे। लिस्ट नहीं आएगा यहां पर, करेक्ट स्टेटमेंट में हाईली एक्टिव आएगा, लेकिन ये तो इनकरेक्ट है, यही तो पूछा है। तो लो भैया, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एंजाइम विच हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। ये देखो, ट्राइग्लिसराइड क्या है? काफी सारे स्टूडेंट तो यही सोच रहे होंगे कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। इसे बोला जाता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। और पूछा है कौन सा एंजाइम इसे ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड में तब्दील करने में कामयाब हो पाया होगा। करेंगे बात, पानी के साथ रिएक्शन होगी इसकी, हाइड्रोलिसिस की बात की जाएगी, पानी के साथ रिएक्शन की बात की जाएगी, तो क्या होगा? देखिए, एक तरफ तो पानी का लिखेंगे H और दूसरी तरफ पानी का लिखेंगे OH। एक तरफ पानी का H लिखना होगा, बॉन्ड इस प्रकार से तोड़ना होगा, जिस तरफ O है उस तरफ H लिखना होगा, C डबल बॉन्ड O के कार्बन के साथ यार हमें OH को अटैच करना होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, जिस तरफ O है उस तरफ H लिखना होगा, C डबल बॉन्ड O के कार्बन के साथ हमें OH को अटैच करना है। ऐसा करना है तो देखना, H इसके साथ अटैच हुआ, इसके साथ अटैच हुआ, इसके साथ अटैच हुआ, तो इस प्रकार से इतने सारे हाइड्रोजन अटैच होने से क्या मिल रहा होगा? इस शानदार प्रोडक्ट ग्लिसरोल मिल रहा होगा, इसे बोलते हैं ग्लिसरोल। ठीक है, ये ग्लिसरोल है, दिस इज ग्लिसरोल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद यार देखना, OH इसके साथ अटैच हुआ, इसके साथ अटैच हुआ, इसके साथ अटैच हुआ, तो 3RC डबल बॉन्ड OH, ये फैटी एसिड मिल रहा होगा। आपसे पूछा गया है, इस स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम यूज होगा। क्या माल्टेज यूज होगा? नहीं, माल्टेज का काम है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, यूज नहीं होगा। क्या जाइमेज यूज होगा? नहीं, जाइमेज का काम है ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। क्या पेप्सिन कन्वर्ट होगा? नहीं, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करना। तो क्या यूज होगा फिर? लिपेज यूज होगा। हाँ, इसके बारे में नहीं पता तो हम यहां पर देखना यार, इन सभी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए बोल देंगे कि यही यूज होगा। अरे वाह, एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। और क्या करें यार, कितने सारे एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, सबको याद नहीं कर सकते। हमारे सिलेबस में जो है वो अगर आपको याद है, बाकी कोई आएगा तो मैच करवा देंगे आप, ठीक है ना। ये तीनों नहीं होंगे, ये पक्की बात है। इनका स्पेशल फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, तो फिर यार बचा यही यूज होगा। चलें फिर आगे। अरे वाह, ये भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया। जी हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज। देखिए, एडजॉर्ब होने से रिएक्शन की स्पीड कैसे इंक्रीज हो जाएगी? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे, इससे रिएक्शन की स्पीड कैसे इंक्रीज हो जाएगी? मैंने आपको बताया था, जो एनर्जी बैरियर है ये अगर डिक्रीज हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी अगर डिक्रीज हो जाए, तो यार स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जल्दी रिएक्ट करने लग जाएंगे। जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट को जल्दी पूरा किया जा सकता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। एडजॉर्प्शन लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये आपको पहले ही बता चुका हूं। कैटलिस्ट क्या करता है? क्या रिएक्शन को इनिशिएट करता? नहीं, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। मान लेते हैं हम कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये है, ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, ये अनकैटलाइज्ड है, ये अनकैटलाइज्ड है, ये ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है ये। अब हम इसको कैटलाइज कर दें तो क्या होगा? देखना, कैटलाइज कर दें, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दें, कैटलाइज कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया इस प्रकार से। ये क्या है? ये कैटलाइज्ड है, ये देखिए, ये कैटलाइज्ड है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस बाय यूजिंग कैटलिस्ट, ठीक है ना।
ये एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। ये कैटलाइज रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एनर्जी बैरियर देखना क्या हो गया, कम हो गया इस केस में। ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल है ये। इसमें हमने बिल्कुल साफ देख लिया है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होंगे, रिएक्शन प्रोग्रेस को इंडिकेट किया गया है। यहां हमने क्या साफ देख लिया है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड will be lesser than activation energy of uncatalyzed। ठीक है, तो रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन, अगर एनर्जी बैरियर कम हो गया है तो रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। ये इसका आंसर हो जाएगा। मामला क्लियर है कि नहीं है? तो यार आज की हमारी इस मुलाकात में इतना काफी है। अगली मुलाकात में हम आगे चल रहे होंगे, इस पोर्शन को फिनिश कर रहे होंगे और यार कोलॉइड्स को स्टार्ट कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल कीजिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।